में भी आया था, मेरे सवाल का जवाब चाहिए मुझे। देखो, सवाल का जवाब हर एक आदमी को मिलेगा, आप नहीं भी आए होंगे कभी तो भी मिलेगा, लेकिन आप मेरे किसी कार्यक्रम में आए थे और आप उस कार्यक्रम को मेरा मान रहे थे, अपना नहीं माना था आपने, और फिर आप उसके आधार पर कोई जबरदस्ती कर रहे हैं, वो लाइन मुझे जचती नहीं है, क्योंकि यहां पर बैठा कोई भी आदमी किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। आपने हमें सैलरी पर नहीं रखा है, किसी ने भी हमको सैलरी पर नहीं रखा, और ना ही हम आपको कुछ दे रहे हैं इस सोसाइटी के लिए सोचने बात करने के बदले में। हमारे भीतर एक आग है, हमें भीतर एक प्रश्न है, हम कुछ जाग गए लोग और वो जागे हुए लोग कुछ अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं और कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं। लगता है इन समस्याओं का समाधान हमारे एक साथ आने से हो सकता है, तो हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो परमात्मा इसमें हमें कितना कहां तक लेकर के जाएगा, परंतु जो बातचीत चल रही थी, जिस विषय पर बात कर रहे थे हम भोजन से पहले, उसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यूशन में बात ये थी कि जितने अपराध हैं वो सारे की जड़ में जो है वो विस्थापन है। सभी अपराधों की जड़ में विस्थापन है, बस ये मानकर चल पड़ो आप। बलात्कार पड़ोस में कोई किसी का नहीं करेगा, गांव में कोई किसी का नहीं करेगा, कर सकता है क्या? क्योंकि पूरे खानदान पर बट्टा लगता है भाई, गांव गुआंढ में वहां नहीं लगता। लेकिन ये सारा का सारी गंदगी टेलीविजन के द्वारा परोसी गई, तो बाहर का आदमी आकर के कुछ भी इस तरह का काम कर सकता है तो कर सकता है। और नशा, गांव में आप अपने चाचा ताऊ के बच्चों को नशा दे सकते हो, बेच सकते हो? नहीं बेच सकते, तो नशा भी बाहर का आदमी बेचेगा। जितना नुकसान होगा वो सारा नुकसान केवल बाहर का आदमी कर सकता है। घर का आदमी अपने घर का नुकसान नहीं करता है जब तक उस व्यक्ति में अलगाववाद की भावना घर ना कर गई हो। और भारत की संस्कृति में अलग रहने की परंपरा नहीं है, हमारा पारिवारिक सिस्टम है। यहाँ पूरे गांव को भी परिवार मानने का ट्रेंड है, यहाँ पूरे गांव की बेटी अपनी बेटी मानी जाती है, हर किसी की बेटी है कि नहीं है? मतलब विस्थापन मेन है। अब विस्थापन के कारणों पर चर्चा कर लें, और यदि आपको वो बात समझ में आ जाए तो जिन जिन चीजों के मूल में विस्थापन है वो तो समाप्त हो ही जाएंगी। विस्थापन खत्म आप नहीं कर सकते। भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक जहां चाहे जा सकता है, जहां चाहे बिजनेस कर सकता है, जिस मर्जी जगह पर जाकर रह सकता है, आने जाने पर कोई रोक टोक उसके नहीं है, मौलिक अधिकारों में शामिल है। तो आप कैसे कह देंगे कि तुम हमारे गुजरात में मत आना, या तुम हमारे हरियाणा में मत आना, या तुम इधर मत जाना? नहीं कह सकते। परंतु यहां दो चीजें हैं कि इस बात को आप समझा तो सकते हो, है कि नहीं? जैसे आपके गांव के चौराहे पर कोई आपको पानी पूरी बेच रहा है, कोई वहां आइसक्रीम की रेडी लगा के खड़ा है, कोई चाइनीज खाने की रेडी लगा के खड़ा है, हम उसकी रेडी को बंद कराने के फेवर में नहीं है। लेकिन दो सवाल बड़े कचोटते हैं। पहला, उसे अपना मूल गांव छोड़कर क्यों आना पड़ा? उसके लिए वहां की व्यवस्था जिम्मेदार है। और यहां उसे इतनी स्वीकृति आसानी से कैसे मिल गई, फिर यहां की व्यवस्था उसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि ये जब हमको मालूम पड़ जाएगा ना कि भाई उसका वहां होना समाज में कहीं भी किसी को भी लाभ नहीं दे सकता है, वहां के रहने वाले बच्चों की दिहाड़ी का या उनका खर्चा है लगभग 1000 रुपया, और वो अपने प्रदेश से आया है, वो यहाँ रह रहा है, उसका 500 रुपये भी बहुत ज्यादा मिलता है, उसे 500 भी बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि उसे वहां 50 रुपये और 20 रुपये में दिहाड़ी करने के लिए मजबूर किया जाता था जहां रुपया नहीं है। तो उसके लिए वो 500 भी बहुत ज्यादा है। वो अपना कितना ही रेट गधा के अपनी दिहाड़ी ले आएगा, तो आपके आसपास के लोगों को, बच्चों को बेरोजगार कर देगा ऑटोमेटिकली। यही कारण है जो हम खाने से पहले, भोजन से पहले जब हम बात कर रहे थे कि बिहार के आदमी को हरियाणा और ये
पंजाब का एरिया बहुत भाता है कि ये बहुत समृद्ध एरिया है, यहाँ रोजगार है। लेकिन हरियाणा और पंजाब का जो नौजवान है वो कह रहा है यहाँ रोजगार नहीं है, वो वहां से दूर जा रहा है, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, इस तरह जगह जा रहा है। और दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, अहमदाबाद का जो नौजवान है वो वहां रह के कह रहा है कि यहाँ रोजगार नहीं है, तो वो यहाँ से विदेश जा रहा है। और जो जिस देश में वो जा रहा है, आप खबरें नहीं पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं अगर इंटरनेशनल खबर तो आपको पता चलेगा कि कनाडा का नौजवान कह रहा है कनाडा में रोजगार नहीं है, और अमेरिका का नौजवान कह रहा है अमेरिका में भी रोजगार नहीं है। पता है ना, वहां का भी नौजवान यही कह रहा है कि वहां भी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है रोजगार। तो ये फिर जब इधर से उधर भाग क्यों रहे हैं अगर कहीं पर रोजगार नहीं है? तो असल में ये जो असमानता है, जो आर्थिक असमानता है, इसकी वजह से उद्योगों को ये विस्थापन का प्रोसेस कंटिन्यू रखना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। यहाँ जो अहमदाबाद का लड़का है वो अमेरिका वालों की टटिया साफ करने में उसे दिक्कत महसूस नहीं होती है, क्योंकि वहां उसे पेमेंट डॉलर में मिलती है। वही काम वो यहाँ करेगा तो उसे किसी शौचालय का ठेका लेना पड़ेगा, तो वहां लैट्रिन में ब्रश मारने का उसको पैसा नहीं मिलता है, इसीलिए वो यहाँ लैट्रिन साफ करने को बुरा मानता है, और वहीं पर वो वहां जाकर के उसे रोजगार मानने की श्रेणी में आ जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? यही हो रहा है। कोई किसी के सेब तोड़ रहा है वहां जाके, कोई किसी के संतरे तोड़ रहा है, कोई किसी के खेत में पानी दे रहा है, कोई किसी की फैक्ट्री को साफ कर रहा है, कोई वेटर का काम कर रहा है, कोई यही काम कर रहे हैं वही वहां। ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग तरह का काम होता होगा। और उनको सस्ता मजदूर मिल गया, इसलिए वो उसको आने देते हैं। जिस देश के पास में इतना हाई सर्वेलेंस सिस्टम हो, जो 6G 7G की पूरी स्पीड से चलता हो, आपको लगता है कि वो बॉर्डर क्रॉस करने वाले लोगों को, डोंकी से आने वाले बच्चों को जानते नहीं है? यार, जने जने को अगर मान लो आपको मालूम है डोंकी का धंधा कौन कर रहा है, तो अमेरिका को नहीं मालूम है? मतलब जासूसी कंपनियों को नहीं पता है, CIA को नहीं मालूम है, मतलब CID को नहीं पता है, आपको मालूम है कि ये वाला बंदा नशा बेच रहा है, ये वाला बंदा विदेश भेजता है, ये डोंकी से भेजता है, और जासूसी कंपनियों को नहीं पता है। ऐसा कैसे हो गया? कहां से जाने वाले ये तुमको मालूम है, हर जने को मालूम है कि कहां कहां से बॉर्डर क्रॉस हो रहे हैं, और उनको नहीं मालूम है? सब मालूम है भाई। अगर वो लेजिटिमेट तरीके से चले जाएंगे तो उनको फिर भी उनको कोई ना कोई सैलरी देनी पड़ेगी, कोई ना कोई फिक्स। पर अगर वो डोंकी से गए होंगे तो चुपचाप जितना बोलोगे उतना लेकर के काम करना पड़ेगा। चुप बैठ, अभी बताऊंगा। किधर गया? है ना? तब उनको, इसलिए ये सारा गेम प्लान चलता है। आप लोगों को लगता रहता है कि भाई हम धोखा दे करके सरकार को, और हम कर गए डोंकी में प्रवेश। और हमारे कुछ गांव में तो ना, हमारे आसपास के कुछ गांव में तो पिछले दिनों कुछ रिवाज से चलते थे कि जब बच्चा गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में प्रवेश कर जाता था तो ढोल नगाड़े बजाते थे और पटाखे बजते। तो मैं जब बजते थे गांव पड़ोस में कहीं पर अगर ढोल बजते थे, मैंने कहा शादी है क्या किसी के यहाँ? बोले नहीं। तो फिर कहता उनका लड़का अमेरिका पहुंच गया होगा। मैं कहा एक परिवार का बीजनाश हो गया, समझो। बीजनाश है भाई, इसको आसान, इसको छोटी बात मत समझिए। अगर आपने कोई पेड़ लगाया है, कभी लगाया है किसी ने, एक जगह से दूसरी जगह पेड़ लगाया है, तो हमारे दादा दादी क्या बोलते थे? जड़ मत दिखने देना। उसके चारों तरफ की मिट्टी वही होती थी जिस मिट्टी में वो पला बड़ा है, उसी मिट्टी को उखाड़ के साथ में लेके जाया करते थे, ताकि उस पेड़ को लगे मैं उसी मिट्टी के पास हूं, ताकि वो पेड़ ये समझता रहे कि मैं उसी मिट्टी की गोद में हूं जहां से मैं, मतलब शुरुआत में अंकुर उठा था। अगर गलती से जड़ को पता चल जाए कि वो मिट्टी आसपास नहीं है तो सूख जाएगा पेड़, उफलता फूलता नहीं है। तो बच्चे की जड़ को हम लोग वैसे दिन काट देते हैं जिस दिन उसको अपने गांव से विस्थापित करते हैं, और ये काम हम लगातार करते आ रहे हैं। तो बिहार का आदमी यहां आकर सस्ती मजदूरी के लिए मजबूर ना होना पड़े उस बिहार के आदमी को, इसके लिए बिहार के आदमी को यह समझाना पड़ेगा कि तुझे अपने कोयले, सोने, लिथियम और जो बॉक्साइट का जो ओर है उसके ऊपर अपना कब्जा दोबारा से
साबित करना पड़ेगा, तुझे अपना अधिकार साबित करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि सिर्फ जिंदल ही क्यों निकालेगा लोहा वहां से, सिर्फ अडानी ही सोने की खदान में क्यों काम करेगा, बिहार का आदमी क्यों नहीं करेगा, और जितना प्रॉफिट यहां से होगा बिहार के प्रत्येक बच्चे को उसका लाभ मिलना चाहिए। और मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं, अकेला सोने का इतना बड़ा भंडार भारत के अंदर अभी मिला है, जो ये जंगल कट रहे हैं ना छत्तीसगढ़ के, जो ये हसदेव कटा था, सोने की इतनी बड़ी खदान मिली है। और इससे पहले की जो सोने की खदान है उसका भी आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 350 ग्राम सोना प्रत्येक घर को हर साल दिया जा सकता है। ये 140 करोड़ की पॉपुलेशन में डिवाइड करके बोल रहा हूं मैं। हाँ, लेकिन आपको तो खबर ही नहीं है। कोयले का जो भंडार मिलता है और जिसको विदेशों में बेचा जाता है और जिसको यहां पर खपाया जाता है, उसका लगभग अगर कैलकुलेशन रुपयों में कीमत में की जाए तो एक व्यक्ति को लगभग 3 लाख रुपया महीना दिया जा सकता है। 140 करोड़ लोगों को इतना रुपया निकलता है, इतना खाद, इतना संसाधन है उस बिहार के पास, जिस बिहार को नौकरी वहां छोड़ करके यहां पर दिहाड़ी करनी पड़ती है। वहां उसका जीना मुश्किल कर देंगे, इसीलिए वहां से उसे भागना पड़ता है बेचारे को। वहां इतने लठ मारे जाएंगे, वहां उसको इतना अकेला कर दिया जाएगा। यहां आएंगे तो मेरे जैसे लोगों की आधी बात सुन ली कि विस्थापन करने वालों ने अपराध फैलाया, उतना तो सुन लिया। इस पर काम नहीं किया कि उनको वापस वहां पर स्थापित करने के लिए हम मदद करें, इधर से बिहारियों के लिए बोले कि भाई तुम इनके संसाधनों पर कब्जा क्यों कर रहे हो, हैं? लेकिन वो कभी नहीं बताया जाएगा। राजस्थान का बच्चा है, वो कहां जा रहा है? मुंबई, बेंगलोर जा रहा है, ज्यादातर राजस्थान से विस्थापित हो गए। राजस्थान वाले बैठे हुए यहाँ पर, जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना? वो क्यों जा रहा है? क्योंकि राजस्थान के लोगों को नहीं मालूम है कि इनके यहाँ पर जो पत्थर की माइनिंग हो रही है उससे जो निकलने वाला पैसा है, यदि वो राजस्थान को मिलना चालू हो जाए तो राजस्थान पूरे देश के सबसे अमीर राज्यों में आ सकता है। लेकिन वो पैसा आपको नहीं मिलेगा ना। उसमें क्या होगा, इंडस्ट्री वाले जो है वो नीचे नेताओं को पैसा देते रहेंगे, और यदि कोई आपके जैसा आदमी नया नया क्रांतिकारी बन के कूदने लग जाए और आरटीआई वगैरह फाइल करने लग जाए, 2-4 को तो मारना है गोली से उनको, बाकी अपने आप चुप हो जाएंगे, है कि नहीं? पहले हुआ भी होगा, किसी ना किसी को ऐसे रगड़ दिया जाता है, जेल में चढ़ा दो, कि कोई पॉक्सो एक्ट लगा दो, किसी के ऊपर देशद्रोह का एक्ट लगा दो, किसी के ऊपर यूएपीए लगा दो। समाज में कोई व्यक्ति खड़ा होता नहीं है फिर ऐसे लोगों के साथ, और वो फिर घर वाले फिर 1-2 साल की प्रताड़ना के बाद चुपचाप कह देते हैं, भाई किसके लिए तुम लड़ रहे हो, उनको तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, क्यों खामखाई अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, छोड़ो यार, अपने बच्चे पाल लो चुपचाप, है? तो अब देखो, अगर इस माफिया से, इस पूरे सिस्टम को मुक्त कराना है तो इसके लिए अभी जब मैंने बोला सोने का इतना भंडार है, कोयले का इतना भंडार है, तो भीतर में एक आग सी लगी, लेकिन ये आग यहां से जाने के बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि रिसर्च खुद करोगे नहीं, डेटा आपके पास है नहीं। डेटा होगा तो आग लगेगी ना, मेरे पास तो डेटा है। मैं तो आपके बीच में सुरली छोड़ी है कि पहले सर्च कर लो, पहले मैं जो कह रहा हूं सच है कि झूठ है। अगर सच लगे तो यार ये तो बात, अगर बिहारियों को पता चल जाए, एक आदमी बिहार ना छोड़े। बिहारियों को यूपीएससी की तैयारी के लिए क्यों तैयार करके रखा गया है? क्योंकि नौजवान बच्चों ने अगर रिसर्च कर ली तो गड़बड़ हो जाएगी। नौजवान बच्चे वहीं के वहीं अपना हिसाब किताब मांगना चालू कर देंगे। इसीलिए उनको बोला तुम नौकरी की तैयारी करो। यार 1000 फॉर्म, 1000 यूपीएससी में वो लगते हैं, अफसर लगते हैं हर साल, 1000, अब की बार 956 कुछ लगे हैं। फॉर्म भरे जाते हैं 10 लाख, 12 लाख, 11 लाख। जो पास परसेंटेज है वो 0.01% है। फेलियर की गारंटी 99.99% से ज्यादा है किसी भी एग्जामिनेशन की। इसीलिए आपके बच्चों को बोला जाता है कि तुम तैयारी करो, क्योंकि तैयारी करोगे तो 99.99% चांसेस है कि आपका बच्चा फेल ही होगा तैयारी में। तो बिहारी को भी पता है कि बिहारी तैयारी कर रहा है, तो वो जब तक उसकी उम्र पूरी नहीं हो जाएगी, 40 साल का नहीं हो जाएगा, तब तक वो तैयारी करता रहेगा।
और तैयारी करते करते उसका पड़ोस, उसके गांव वाले, रिश्तेदार उसके ऊपर मोहर लगाते रहेंगे कि तेरे से अब की बार भी नहीं हुआ, तेरे से ये वाला भी नहीं हुआ, तेरे से ये वाला भी नहीं हुआ, और वो अपने ऊपर एक फेलियर का ठप्पा लगा लेगा। फिर कहां से अपने सोने और कोयले को बचाने की लड़ाई लड़ेगा जब वो अपने आप के ऊपर फेलियर का ठप्पा ही लगा चुका है। तो ये तो उसको स्कूल में ही बताना पड़ेगा कि बेटा तेरा बिहार इतना समृद्ध राज्य है कि तू केवल इस संसाधन को, जितना यहां मिलता है, जितना निकलता है प्राकृतिक संसाधन, केवल वो रुपए का फ्लो रोक दे, सिर्फ इसको बिहार में यूज करने के लिए तू लड़ाई लड़ ले, तो तेरे पास इतना पैसा हो जाएगा जिसकी कोई कमी नहीं। लेकिन इतनी भी बताने वाला कोई नहीं है, उसको नहीं है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हम बात बोलते हैं कि यह ज्ञान युद्ध है, तो कोई गलत बात नहीं है, है? ये ज्ञान युद्ध है। इसमें जिसको ज्ञान हो गया कि ये हो क्यों रहा है, क्यों किसी इंसान को किसी इंसान की नौकरी करनी पड़ रही है। किसी का साथ देना अलग है, किसी की मदद करना अलग है, किसी के यहां काम करना भी अलग है, किसी के यहां नौकरी करना बिल्कुल अलग है। नहीं, मैं आपके लिए काम करूं, मैं आपकी मदद के लिए काम करूं, या आप मेरे लिए काम करो मेरी मदद करने के लिए, और मैं अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको दे दूं, वो है हमारा सहयोगी होकर काम करना। लेकिन आपको नौकरी करनी पड़े मेरी, और कई बार तो जमीर भी गिरवी रखना पड़े, कई बार तो आपको गालियां भी सुननी पड़े, इस लेवल पर जाकर के नौकरी करनी पड़े। क्या ये इंसान के लिए सही है? मतलब इंसान तो इंसान की नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि कोई जीव जंतु भी नहीं हुआ किसी की नौकरी करने के लिए। तो लेकिन ये करना पड़ रहा है क्योंकि हम व्यवस्था को नहीं समझ रहे, जान रहे, अपने इंसान होने का मतलब ही नहीं जानते, और इसीलिए कोई भी हमको कभी भी आके हाँक लेता है, कोई भी हमको राजनीति में एक सवाल डाल देता है कि भाई ये नहीं तो कौन। ये वैसे ही है जैसे तुमको कैंसर हो गया है और तुम कहो कि मुझे कैंसर नहीं चाहिए, और डॉक्टर पूछे कैंसर नहीं तो कौन सी बीमारी चाहिए। कैंसर नहीं तो हार्ट अटैक नहीं तो कोई, मतलब कोई ना कोई तो आपको बीमारी लेनी पड़ेगी। बीमारी ही है ये। अपने सिर के ऊपर किसी को बिठा दिया और कह दिया कि तुम ही हमारे रक्षक हो, तुम ही हमारे भगवान हो, तुम्हारे बिना तो हम लोग अंधे हो जाएंगे। कि हे भगवान, डीसी नहीं होगा तो कैसे चलेगा, नेता नहीं होगा तो कैसे चलेगा। अरे नेता है तो लूट मची है, डीसी है तो लूट मची है, पुलिस वाला है तो लूट मची है। ये नहीं होंगे तो लूट रुक जाएगी, लूट रुकते ही हम भाई भाई हो जाएंगे, लूट रुकते ही व्यवस्था ठीक बन जाएगी ना। अभी तो सबके यहां से लूट होकर के उन्हीं घरों में जा रही है, और इसे रोकने का तरीका क्या है? वो लूट रोक दो तो यहां आनी चालू हो जाएगी वो समृद्धि। पैसे की एक खासियत है, पैसा अकोमोडेट होता है, अक्यूमुलेट होता है, अक्यूमुलेट जुड़ता है। इसीलिए बिजनेसमैन ऐसा बोलते हैं कि पैसे को पैसा खींचता है, मतलब पैसे ने जुड़ना ही होता है। और तो अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो चार लाला पैदा कर दो और सारा सबका पैसा वहां आके इकट्ठा होता रहे, या ऐसी व्यवस्था बना लो कि थोड़ा थोड़ा सबके पास जमा होता जाए। तो एक पीढ़ी अगर मेहनत करेगी तो अगली पीढ़ी के बाद बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारा धन हो जाएगा, ना कि पैसा। धन की बात हो रही थी यहां। तो विस्थापन रोकने की प्रोसेस पे काम चल रहा था। यदि गांव में, यानी दो जगह पे काम करना पड़ेगा हमें विस्थापन रोकने के लिए। पहला, जहां से बंदा विस्थापित होकर आ रहा है वहां के लोगों को भी समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे विस्थापन की वजह से तुम्हारे बच्चों की जड़ें कट रही हैं और हमारे बच्चों की भी जड़ें कट रही हैं, क्योंकि तुम्हारे विस्थापन की वजह से हमें विस्थापन करना पड़ रहा है, हमें विस्थापन करने की वजह से किसी और को करना पड़ रहा है, तो पूरे देश में, दुनिया में विस्थापन हो रहा है। अच्छा, विस्थापन का एक फायदा और है सिस्टम को, वो क्या है मालूम है? मान लो कोई पुलिस वाला आपके ऊपर ज्यादती कर दे,
गलत व्यवहार कर दे, सड़क पे खड़े हुए को वैसे ही डंडे मार दे, अब आप उसकी आवाज ज्यादा बुलंद अपने गांव में उठा सकते हो या किसी अनजान शहर में उठा सकते हो, है ना? अपने गांव में तो उसी टाइम ट्राली भरकर थाने में पहुंच जाओगे, तूने हरामी छेड़ कैसे दिया, तेरी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन आप हो किसी अनजान शहर में और वहां प्रशासन का कोई नोटिस आ गया, कोई चिट्ठी आ गई, कोई लठ मार दिया, किसी पुलिस वाले ने आपके ऊपर अत्याचार कर दिया, क्या आप बोल पाओगे? बोल ही नहीं पाओगे। तो इसलिए विस्थापन उनके लिए तो गजब चीज है कि कोई चू ही नहीं कर पाएगा अगर अपनी जगह से दूर गया हुआ है तो, है? और क्योंकि हम अकेले अकेले पड़ जाएंगे, अपनी जगह पर तो कुत्ता भी है, हम तो फिर भी आदमी है, तो अपनी जगह इसलिए वो छुड़वा रहे हैं। आजकल अंडमान निकोबार के जंगलों को काटने के लिए चल रहा है, 162 स्क्वायर फुट का एरिया वो लोग निपटाने की तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, इधर राजस्थान में भी जहां जहां आदिवासी रहते हैं उन जंगलों को काटने का गेम चल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जंगल खाली ऐसे ही कट रहे हैं कि कोई प्रक्रिया का हिस्सा है, अडानी को जमीन देनी है इसलिए? ये तो जस्ट एक सिंबल है। असल खेल है उन आदिवासियों को वहां से विस्थापित करना, क्योंकि विस्थापित आदमी शरणार्थी होता है और जो वहां बाप दादाओं की जमीन पर बैठा आदमी मालिक होता है। ये सरकार, ये संविधान बना है 75 साल पहले, 70-80 साल पहले, और गांव बैठा है 600 साल से। गांव 600 साल पुराना है, कोई 800 साल पुराना है, कोई 1000 साल पुराना है, और आदिवासी तो हजारों हजार साल पुराने हैं लोग बैठे हुए आदिवासी लोग, तो वो तो कभी वहां से विस्थापित हुए ही नहीं, तो वो संविधान तो उनके आगे कुछ भी नहीं है ना भाई। नहीं समझ रहे आप? जो आदिवासी है, जो आदिम आदिवासी है, उसके आगे संविधान, सरकार, कलेक्टर तो कल के लौंडे हैं। और उनको पता है कि इस आदिवासी ने जिस दिन अपना अधिकार जमा दिया, जिस दिन अपना अधिकार बोल दिया खड़ा होकर के कि मैं इतने सालों से यहां पर हूं और मैं मालिक हूं और तुम कौन हो, तुम तो व्यापार करने आए थे। ये जो सिस्टम है, ये व्यापार का सिस्टम है। यहां जो आप बोलते हो बस किसकी बोलते हो आप? बीएमसी की बोलते हो, एएमसी की बोलते हो? एएमसी क्या है? अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जिस नाम के आगे कॉरपोरेशन लग गया वो एक व्यापारिक संगठन है, कंपनी है। निगम जिसके आगे लगा तो आप पैसा किसको दे रहे हो? कॉरपोरेशन को दे रहे हो। वो कंपनी किसकी है? ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपनी है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। आप उसको अपने मालिक, आप उनको मालिक बना के बैठे हो, उनके पार्षद को है मालूम ही नहीं है। और कोई कंपनी रही नहीं इंडिया में। पहली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, जितनी कंपनियां बनी है उसकी सब्सिडरी कंपनियां हैं। मालिक क्या है? आपने कंपनी खोल ली है, वो एएमसी के अंडर में है। एएमसी कब बनी थी? जब कभी शहर बने थे। शहर भारत की परंपरा में है ही नहीं। शहर बनाने के लिए आदिवासियों से लीज पर जमीन ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1870 में, 1870 में। जो लीज खत्म हो रही है 1969 में। वो 1969 की लीज खत्म होने से पहले इन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पार्षद के चुनाव, मेयर के चुनाव, ये फिर एमएलए के चुनाव, एमसी के चुनाव, ये नौटंकी चालू करी ताकि आपकी अगली पीढ़ी को ये लगता रहे कि ये राज इन्हीं का है। आई बात समझ में? भारत की परंपरा में कंपनी कहीं है ही नहीं है। व्यापार आधारित भारत नहीं है, व्यवहार आधारित भारत है। जहां व्यापार होगा किसी भी चीज का, वो भारत की परंपरा में ही नहीं है, वो भारत का हिस्सा ही नहीं है, वो भारत ही नहीं है। जहां इंसान इंसान का नौकर बन जाए, वो भारत की परंपरा का हिस्सा ही नहीं है। तो यदि हमको अपने बच्चों को आजाद करना है आने वाले टाइम में, तो हमको व्यापार आधारित व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा कि मैं और आप अपने अपने समय की, अपने सामान की जो मैं उत्पादन कर रहा हूं, उसकी जो मैं बना रहा हूं, उसकी कीमत तय करके और एक सिस्टम ऐसा बनाया जाए जो कि उस कीमत के हिसाब से ही हम लोग अनुपात में अपना सामान लेना देना कर लें। भाई आपको पैसा किस लिए चाहिए? सामान के लिए चाहिए ना।
सामान खरीदने और बेचने के लिए चाहिए। पैसे के पास परचेजिंग पावर होती है, इसीलिए पैसा हम लोग संग्रह करके रखते हैं। क्योंकि अगर अनाज संग्रह करना हो गया तो वो लगता है कि यार इतना सारा अनाज खराब हो जाएगा, कोई और धन संग्रह, डंगर बांधने हैं, वो भी वैसे तो धन है, पर बांधोगे कितने बांधोगे आप, कितने बांध लोगे? तो इसीलिए क्या है, नोट रखना आसान है, कागज के टुकड़े रखना। गोल्ड रखते हैं तो बैंक वाले ही चोर भेज करके चोरी करवा देते हैं। अब तो बैंकों से ही चोरी होने लग गई। एक बता रहा हूं मैं आपको, कहीं अगर आपने बैंक में लॉकर में सोना वगैरह रखा हुआ है तो अपना जाकर चेक कर लेना, हो सकता है उन्होंने उसके बदले में नकली सोना वहां पर रख दिया हो चुरा करके। गायब हो रहा है पैसा, सोना गायब हो रहा है, लॉकर खोल रहा है बंदा, क्योंकि लॉकर ना तो मालिक को बता था ना किसी को। बारे में भी आपने कुछ बताया वो क्या है, हुआ तो कई जगह है। अगर अहमदाबाद में हुआ आप बता रहे हो ना, बड़ौदा में ना, तो वो असल में आपके सामने एक आया केस। ऐसे बहुत से केस होते हैं, आते थोड़ी है सामने। अभी इस बैंक में कोई झगड़ा हो रहा होगा, कौन मीडिया में जाने की हिम्मत करता है? जिसको पता ही नहीं है मीडिया में जाना होता है, और मीडिया में चले जाओगे मेन स्ट्रीम दिखाएगा नहीं, और छोटा कोई चैनल वाला होगा, वो दिखा दिया तो 10-5 हजार लोगों तक उसकी रीच होगी, तो फिर नहीं पहुंचती बात दूर तक, वो रह जाता है। ये लगभग हर उस बैंक में हो रहा है जहां भी लॉकर है। अच्छा, देखो क्या बता रहे हैं। जिस दिन देखो, पहले दिन कस्टमर ने कंप्लेंट कर दिया, मैनेजर ने जवाब दे दिया, और अगले दिन बैंक में आग लग गई, क्योंकि और लोगों को यकीन हो गया तो उन्होंने भी अगर अपने लॉकर खोले तो सबका सोना गायब मिलना था। उससे पहले आग लगा दो, कह दो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। निर्मला ताई पहले ही बोल चुकी है, बैंकों में रखे पैसे का आपको हमारी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। तो मतलब आपको लपेटने का इन्होंने पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है, आपका बचने का इंतजाम है कि नहीं है, इस पे बात चल रही है हमारी। समाधान पे हम बात कर रहे थे, इस पे चर्चा करते करते हम विस्थापन पर आए। विस्थापन पर हमने देखा कि जहां से विस्थापन हो रहा है वहां के लोगों को विस्थापन का नुकसान जो पूरे समाज को होना है वो बताना, विस्थापन को रोकने के तरीके बताना, उनकी वहां की अपनी व्यवस्था बनाने का तरीका बताना, यहां से उनको सपोर्ट करना, और यहां के लोगों की अपनी व्यवस्था बनाना। ये दोनों रास्ते हैं। पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए आप सब लोग एक गांव के निवासी हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि आप एक गांव के निवासी हैं, और अब हम सबको बोलते हैं कि एक काम करेंगे, अपने गांव में घर हैं टोटल 400, और अब हम क्या करेंगे, हर घर में जाएंगे 400 घरों में। तो मान लेते हैं हम 100-150 लोग हैं, तो हमारे एक जने के हिस्से में 3 लोग आए, 3 घर आए, तो एक आदमी को 3 घर निपटाने में, 3 घरों में बात करने में कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। एक दिन एक घर में लगाओ, अपना दिन का काम निपटाओ, फिर अगले दिन अगले घर में चले जाओ, फिर अगले दिन एक जने को 3 दिन लगेंगे। और गांव में हमें बात क्या करनी है कि जैसे मान लो आपका क्या नाम है, जैसे हम बोलेंगे करण सिंह के घर गए, करण सिंह भाई क्या कर रहे हो? भाई इधर है बैठे, चलो आओ खाना खाएंगे साथ में, चूल्हे पर बैठ के, जहां भी रोटी बनाती है भाभी, तो भाभी वहां बैठी है, करण सिंह वहां बैठा है, करण सिंह के बच्चे बैठे हैं, और हम चले गए जाकर के। हमने कहा भाई खाने के टाइम पे ही जाएंगे, हम खाना वहीं खाएंगे तुम्हारे यहाँ, ठीक? खाने का आधा घंटा पौना घंटा लगना ही लगना होता है। हम बात क्या कर रहे हैं कि देखो करण सिंह, हम पूरे गांव की एक व्यवस्था बनाने की प्लान कर रहे हैं। अपन कुछ साथी इकट्ठे हुए हैं, जितने लोग हैं, हमने ये प्लान किया है कि हम ना अपने गांव में, जो गांव का सामुदायिक स्कूल है, जो अपना पुरखों ने जिसकी जमीन छोड़ी हुई थी, जिसको आजकल सरकारी स्कूल बोल देते हैं, अपन इस स्कूल में जो टॉप के टीचर्स हैं, जहां आपका बच्चा पहले कहां पढ़ता है, फलाने स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल के टीचर्स को अगर हम यहीं ले आए तो फिर भी आपको उसी स्कूल में भेजना है कि यहां भेज सकते हो? भाई अगर जहां आपका बच्चा पहले जा रहा है, या तो वही वाले टीचर या फिर उनसे अच्छे टीचर, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में किसी टीचर को कितना रुपया मिलता है? 10,000, 8,000, 10,000, 15,000, इससे ज्यादा मास्टर रहा नहीं अब, ठीक है?
और गली गली में मास्टर खिंडते हुए मिलते हैं, मतलब खींच के एक फुटबॉल को किक मारो तो मास्टर को पक्का लगेगी, मतलब 8-10 लोगों को जिनको लगेगी एक मास्टर पक्का होएगा वहां है, डिग्री वाले मिलेंगे वहां। तो अब हम ये कह रहे हैं कि भाई करण सिंह, वो टीचर्स हम गांव में लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। बोलेगा भाई मैं तो चाहता हूं गांव में रखना, पर ये नहीं मानती, ये कहती है टाई वाला स्कूल ही चाहिए। ये क्या मुंह दिखाएगी अपनी सहेलियों में। ज्यादातर लेडीज को ऐसा रहता है ना कि मेरा बच्चा किस स्कूल में जा रहा है, कैसी बस में जा रहा है, कैसे कपड़े पहन के जा रहा है, तो वो देखेगी। तो बोलते चलो यार भाभी आप बताओ, हम यहाँ टाई वाई का भी अरेंजमेंट कर लेंगे है। तो आपको क्या लगता है अगर 450 घर होंगे गांव में, कितने लोग तैयार हो सकते हैं इसके लिए? मान लो मैं आपको गांव मान लेता हूं, आप में से कितने लोग तैयार हैं इस प्रोसेस में कि हम गांव के ही स्कूल में बिना खर्चे के सामुदायिक तौर से अपना स्कूल, अब नहीं तैयार हो? हाँ जी, आप नहीं तैयार है? अरे गांव का स्कूल खोलना यार, इतना काम करना, हाथ यहां तक तो ला ही सकते हैं हम लोग। अब आप सारे तैयार हैं? टोटली 100% आ गया। अब 100% आ गया तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखो भाई, बच्चे किसके पढ़ेंगे वहां पर? हमारे। अब क्या पता, आपका क्या नाम है? बाबू भाई कहते हैं मेरे तो बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज में है, मेरे को कोई मतलब नहीं है स्कूल से। हो सकता है इनका बच्चा बड़ा हो गया हो, 12वीं पास कर गया हो और उनका स्कूल से कोई लेना देना नहीं हो, तो बाबू भाई को बोलेंगे तुम्हारा पोता पोता भी तो आएगा, तो काम तो तुम्हारे भी काम का है स्कूल। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई देखो, इस स्कूल में जो स्कूल हम खोलने जा रहे हैं, जिस स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें 450 के 450 घरों का योगदान चाहिए हमको है मानते नहीं है ना। देखो 450 घर मान गए तो 450 का योगदान चाहिए, 400 घर मान गए तो 400 का चाहिए। 50 घर नहीं माने, हम ये मान के चलते हैं, तो उनसे तो आप सहयोग क्या लोगे जो 50 घर माने ही नहीं है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि वो 50 घरों के बच्चे पहले से कहीं बाहर पढ़ते हों, वो गांव में पढ़ते ही ना हो पड़ोस में, तो उनसे हम सहयोग यदि मांगेंगे तो ऐसे परिवार सहयोग करने से मना भी नहीं करते हैं। सहयोग में हमें पैसा नहीं मांगना, सहयोग में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सहयोग में है कि हमको वो व्यवस्था बनानी है जिसमें हमारा बच्चा यहां से पढ़ेगा अगर। और अब आप देखो, जो 50 नहीं माने मैं उनकी बता रहा हूं, मान लो हम ये गारंटी देते हैं अपने गांव के लोगों को कि जो बच्चा अपने इस विद्यालय में पढ़ेगा उसके रोजगार की गारंटी है 100%, फिर कितने मान जाएंगे? गारंटी रोजगार की, यहां से पढ़ेगा तो गारंटी है, प्राइवेट स्कूल से पढ़ेगा तो कोई गारंटी नहीं है, मान जाएगा ना। और रोजगार की भी ऐसे रोजगार की जिसमें वो बच्चा पसंद करेगा उस रोजगार को, फिर सब करेगा। तीसरा कंडीशन, उसको गांव से बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा मजबूरी में, है कि नहीं? यानी देखो, ना बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर जाना है, ना बच्चे को रोजगार के लिए बाहर जाना है, और जो रोजगार वो चुनेगा उसको वो जिंदगी भर पसंद करेगा, मजा आएगा उसको जिंदगी जीने में। हम इस तरह की व्यवस्था वाला स्कूल खोलना चाहते हैं। अब गांव कौन तैयार नहीं है? सब तैयार है, सब तैयार। आप में से किसी ने एजुकेशन की ट्रेनिंग करी है? बेसिक ट्रेनिंग करी है मेरी? 1 2 3 4 लोगों ने करी। पूरे के पूरे देखे हैं? जिन्होंने पूरे देखे हैं, मुझे आप अपनी बुद्धि से, विवेक से एक बात बताइए, उससे अगला पार्ट तो मैंने समझाना बाकी है, मैनुअल ट्रेनिंग तो होनी बाकी है, लेकिन मैं जो उसमें बात कह रहा हूं कि ये चीजें बच्चे के बारे में पता चल जाएंगी, तो अगर हर बच्चे के बारे में पता चल जाए तो क्या संभव है ऐसा स्कूल बनाना? मतलब कोई ऐसा तो नहीं लगता कि मैं हवा में बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। जिन्होंने ट्रेनिंग करी, आपने करी है, पता लग जाएगा ना। तो 100 बच्चे, अगर 450 घरों में 800 बच्चा है, 800 के 800 बच्चों का पता चल जाएगा। मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूं कि गांव के प्रत्येक बच्चे को, कि उस बच्चे का दिमाग क्या है, क्या चीज वो पसंद करेगा, कैसे सीखेगा,
किस तरह का टीचर चाहिए, किस तरह का उसको काम चाहिए, सब कुछ पता चल जाएगा। अब हमको सारे गांव वालों को एक बात रख के लेनी है कि तुम्हारे घर में चटनी के साथ रोटी बनी है, तुम्हारे घर में सब्जी बनी है, तुम्हारे घर में शाही पुलाव बना है, हमें नहीं पता क्या बना क्या नहीं। अब हम लोग अपने अपने घर में अकेला नहीं खाएंगे, हम क्या करेंगे, हम सारे जने अपना भोजन ले आएंगे, यहां बीच में रख देंगे, और अब क्या पता किसी को अपने घर में बनी हुई सब्जी पसंद ही ना हो, तो तुम इनमें से दूसरे वाली चूज कर लो, तुम दूसरी चूज कर लो। ये वैसे ही है कि तुम सब अपने बच्चे स्कूल को दे दो, स्कूल तय करेगा कौन सा बच्चा किस तरह की तैयारी करेगा। तुम्हें जानना है कैसे पता चला, उसके लिए ट्रेनिंग ओपन है पब्लिक के अंदर। भाई कोई माँ बाप ये सोचे, अब ऐसा हो सकता है कि किसी के यहाँ 50 एकड़ जमीन है और उसका बच्चा खेती के लिए पैदा ही नहीं हुआ, और ऐसा हो सकता है कि ये 5 लोगों के बच्चे खेती के लिए पैदा हुए और इनके पास 1 एकड़ भी जमीन नहीं है। तो हमें क्या करना है, वो जो बच्चा 50 एकड़ वाला है उसको उसके पसंदीदा काम पे भेज देना है, और ये 5 लोगों को वहां खेती के लिए खेत दे देना है। खेत तुम्हारा ही रहेगा, हमें क्या दिक्कत है? क्यों जी? इनको अपने मनपसंद काम का पैसा मिल जाए, उसको अपने मनपसंद काम का पैसा ले जाए, और जिसका खेत है उसको जितना प्रॉफिट लेना है उसका अपना लेता रहेगा। क्या दिक्कत है? हमें किसी की कमाई से क्या लेना, हमें तो अपना काम में मजा करने से मतलब है ना। जब आप 24 घंटे अपने पसंदीदा काम में घुस गए, आप क्राइम नहीं कर सकते, आप गलत चीजों की तरफ नहीं जा सकते। क्यों? अभी अपन काम में मजा दे रहा है यहां पे, अब यहां गर्मी परेशान नहीं करेगी। अगर ये चीज पसंदीदा ना हो, हमें अच्छा ना लग रहा हो यहां बैठना, फिर परेशान हो जाएंगे हम, क्या यार गर्मी में मार दिए वहां बैठा के 2 दिन 3 दिन, दिमाग खराब कर दिया। ये दिक्कत सिर्फ तब आएगी जब हमें वहां बैठकर कुछ जो तकलीफ हमें हो रही है उसके मुकाबले अगर वैल्यू कम मिलेगी, चीज कम वैल्यू की, तो हमें दुख होगा, और अगर ज्यादा वैल्यू की चीज मिलेगी तो मजा आएगा, फिर वो तकलीफ नहीं रहेगी। है नमस्ते, है कि नहीं? अब मैंने यहां से क्या जाना और यहां से क्या कंक्लूजन निकाला कि यदि समझ है तो उनकी व्यवस्था भी वहां बन सकती है और हमारी व्यवस्था यहां बन सकती है। हम एक दूसरे का कल्चर को समझने के लिए तो आए जाएं तो मजा है, हम वहां जाएं किसी काम से और वहीं रह जाएं ये तो कोई तुक नहीं है, है? और वैसे किसी मतलब रिसर्च पर्पज से रहना हो 5 साल 10 साल फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पर वहां की अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ बन जाए वो फिर वहां की कल्चर फिर निकाल देगी। जैसे फिर ट्रंप ने बेड़ियों में बांध करके, है ना, बेलों में बांध करके वापस फेंके थे अपने वाले, फिर वो हाल हो जाएगा। ये एक सिंबल था। ट्रंप जो है वो बहुत कहीं तो इतने अच्छे काम कर रहा है, वो सिंबॉलिकली बता रहा है आपको कि यार तुम यहाँ अपने बच्चों को भेज रहे हो और हम यहाँ कीड़े मकोड़ों की तरह उनको ट्रीट कर रहे हैं, तुम इनको अपने पास ही क्यों नहीं रोजगार दे देते हो, उनको जीना क्यों नहीं सिखा रहे हो? क्योंकि वहां जाकर कोई बहुत इज्जत वाला काम तो कर नहीं रहे। ऐसा तो है नहीं कि वहां जाकर के वो ट्रंप के ऑफिस में ही काम करने जाता है यहाँ का बच्चा, है? वो तो जाके कहता कुछ भी काम मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, अरे कुछ भी फिर यहाँ ढूंढ लो। वो कहता है यहाँ पर वैल्यू नहीं है, यहाँ पर पैसा नहीं मिलता है। और मैं कह रहा हूं असल में यहाँ पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ पैसे की वैल्यू खत्म करी गई है अननेसेसरी का पैसा छाप करके। तो जो पैसा छापने की प्रोसेस पे अगर कंट्रोल करना चालू हो जाएगा, उसी दिन भारत के रुपए की वैल्यू वो हो जाएगी, फिर आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मिलता नहीं है। जब मैं नौकरी लगा था उस टाइम पे मेरी सैलरी 5,000 रुपया थी, और मतलब वो बहुत बड़ी सैलरी हुआ करती थी, कोई ऐसा नहीं था कि नहीं थी। क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में जो फिएट मनी था और अननेसेसरी छापा हुआ रुपया था और जो कर्जा था वो इतना ज्यादा नहीं था 2004-5 में ना, 2003-4 में। ये तो ज्यादा तो 2010 के बाद फिएट मनी जो आया मार्केट में और उसने फिर जो तबाही मचाई है, वैल्यू की जो रुपए की जो वैल्यू खत्म की है, वो बहुत अजीब सी थी। एनी हाउ, मैं यहां से ये समझा
कि सारा झगड़ा था समझ का, और समझ जो है वो एक दिन की बातचीत से तो नहीं आती है। मतलब जितनी बात मैंने ये अभी आउटलाइन में की है, जब इसकी गहराई में जाएंगे तो इसके एक एक चीज की 20-20, 30-30 परतें फिर मिलेंगी। मतलब जो ठेकेदार हैं उनकी गुंडागर्दी अलग, पुलिस वालों की अलग, फिर इनका नेक्सस अलग, पॉलिटिशियंस का अलग, दुकानदारों का अलग। मेरा ये मानना है कि जब आप इसमें अंदर घुसेंगे और काम करने लगेंगे तो इतनी पेचीदगियां दिखाई देंगी कि लगेगा ये संभव नहीं है। और ये कब लगेगा संभव नहीं है? जब हम थोड़े लोग होंगे, तब लगेगा ये संभव नहीं है। लेकिन ये संख्या अगर बढ़ जाए, संख्या अगर खूब हो जाए और पैरेलल में हम 2-3 काम कर लें, सिर्फ 2-3 काम, तो मुझे लगता है इसमें आसानी हो जाएगी। पहला काम, जो लोग समाज पर काम करना चाहते हैं और समाज को समझा सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी हम उठा लें। जैसे अपना शिष्य कुल बन रहा है, शिष्य कुल में क्या है कि हम गारंटी दे रहे हैं कि आपका बच्चा यदि इस यहाँ आ गया तो उसको समाज में स्थापित करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो जो समाज पर काम करना चाहते हैं उनके बच्चों की जिम्मेदारी ले लें हम। आप टेंशन फ्री हो गए कि बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, आपको बीच में कुछ हो गया, जेल हो गई, मर गए, आपको कोई टेंशन नहीं, वो जाने, आप सिस्टम जाने, अपना शिष्य कुल जाने, अपना गुरुकुल जाने, तुम आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। एक प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। उधर से हम आपके बच्चे को तैयार कर रहे हैं, इधर से आप अपने समाज को तैयार कर लो। भाई गांव से 2 बच्चे ले लिए मैंने, एक सोच कर देखो आप, गांव से 2 बच्चा लिया, 2 बच्चों के कितने माँ बाप हो गए? 4 जने हो गए ना, 2 मम्मी 2 पापा, है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इन बच्चों को पास आउट होने के बाद आना तो इसी समाज में है। तो मैं माँ बाप को क्या कह रहा हूं कि आप लोग सिर्फ अपने गांव में डेली का एक घर कर दो। जैसे मैं कह रहा हूं, हम पूरा षड्यंत्र बता रहे हैं, पूरी व्यवस्था कैसी बनाना चाहते हैं वो बता रहे हैं, तो क्या एक घर में बात की जा सकती है रोज? बताओ जरा, काम छोड़ना पड़ेगा उसके लिए? एक घर में बात करने के लिए कोई काम नहीं छोड़ना पड़ेगा। एक घर सुबह के खाने के टाइम पे हो सकता है, एक घर शाम के खाने के टाइम पे हो सकता है, और एक घर दोपहर में खाली टाइम में हो सकता है। एक दिन में 3 घर हो सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं सिर्फ एक घर। हम 1/3 काम दे रहे हैं माँ बाप को। और पूरे गांव में, बहुत बड़ा गांव होता है तो कितने घर होते हैं? 1000, 2000, 1000 घर मान लेते हैं। 4 लोगों में 1000 घर डिवाइड करो, 4 घर डेली हो रहे हैं, कितने दिन में हो जाएगा? 250 दिन में। 250 दिन मतलब 1 साल से पहले पहले। यानी आपके बच्चे का उधर जब तक 1 साल में कल्चर तैयार हो रहा होगा, उतने दिनों में आपके गांव में हर घर तक हमारी बात जा चुकी होगी। नहीं होगा? मुश्किल है क्या? मतलब मुश्किल तो नहीं लग रहा, ये कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि हो नहीं सकता, प्रैक्टिकल नहीं है। और मैं इसको प्लान कर रहा हूं, जो हमने इरादा किया है कि 1000 बच्चों पे 2 बच्चे, 1000 बच्चों पे 2 बच्चे। यानी गांव में वोट अगर हमारे पास 1000 हैं तो वहां से 2 बच्चे लेने हैं। अगर गांव में वोट 4000 है तो वहां से 8 बच्चे लेने हैं। 8 बच्चे हैं तो 16 माँ बाप हो गए। 16 माँ बाप ने जेएसएम की सारी ट्रेनिंग कर रखी है, सारा षड्यंत्र समझते हैं, सारी एजुकेशन की ट्रेनिंग कर रखी है, तो क्या वो अपने गांव को नहीं समझा पाएंगे? बताइए ना। बहुत आराम से समझा देंगे व्यवस्था को। तो इधर से गुरुकुल में आपका बच्चा तैयार हो रहा है, उधर से आपका समाज तैयार हो रहा है। जो बाकी के बच्चे बचे गांव के, क्योंकि उनकी क्या गलती है भाई, वो भी सुधारना चाहते हैं, उनके माँ बाप के लिए उनके माँ बाप की ट्रेनिंग अपने पास ऑलरेडी दी हुई है, और उनके टीचर्स के लिए ट्रेनिंग हम तैयार कर देंगे। भाई वो जो 14,000 बच्चे गुरुकुल में पढ़ने वाले हैं उनको भी मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा, तैयार किए हुए टीचर्स पढ़ाएंगे। वो टीचर्स अपन गांव के लिए भी तैयार कर सकते हैं। एक तो प्रोसेस पहला तो ये हो जाए जो कि प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है आपको। दूसरा, एक चीज जो मैंने शुरू में कही थी कि बेईमानी से काम करने वालों को
इनाम देने का तंत्र तो इस व्यवस्था ने बनाया हुआ है, ईमानदारी से काम करने वालों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। तो हमने ये तय किया कि हम सबसे पहले ऐसे 1000 लोगों की अपनी टीम तैयार करेंगे। 1000 लोग, पहले 1000 करेंगे जिनके ऊपर हम लोग ट्रस्ट करते हैं और जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जिन्होंने ये कसम खाई हुई है अपने मन ही मन कि हम किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। 1000 लोग हमें मिल जाएंगे क्या पूरे देश में से? आराम से मिलेंगे ना। ऐसे 1000 लोग, अब हम एक परिवार की तरह काम करते हैं और हम ये कहते हैं कि अब आप अपने समाज पर काम करो। अगर तुमको कस्टमर चाहिए तो अपने मोर्चे में खूब हैं, अच्छी चीज चाहने वाले। अगर आपको मदद चाहिए, जिस दिन आप पुलिस के साथ लड़ते हुए, व्यवस्था के साथ लड़ते हुए, सच की लड़ाई लड़ते हुए कभी भी आपको जेल होती है तो 100 रुपया हम देंगे। कितना? तो 1000 लोगों का 100 रुपया कितना हो गया? 1 लाख। मान लो लड़ाई लड़ता, आप पुलिस वाले के अन्याय के खिलाफ लड़ पड़े और आपने सड़क के ऊपर पुलिस वाला कूट दिया, तो क्या होगा? जेल हो जाएगी। जेल आपको हो गई 10 दिन की, तो सब 100 रुपए इकट्ठा करेंगे, जेल से बाहर आते ही लाख रुपए की माला हम डालेंगे। अगर आपको जेल हो गई 3 महीने की, तो 1 लाख रुपया हर महीने के हिसाब से घर पहुंचेगा। जेल हो गई 6 महीने की, तो लाख रुपया महीना घर पहुंच रहा है। 100 रुपया महीना तो देना है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना। तो कोई हमारे में मान लो 1000 लोगों में कोई बेरोजगार है, तो एक पुलिस वाले को थप्पड़ मारो, महीने की लाख रुपया लो। बेईमान पुलिस वाले को मारो, ट्रेंड हो जाएगा यार। 1000 की जगह हमारे जो भाई, हमारे पास एक बात बताओ ना, हमने इस टीम को बढ़ा के 5000 कर दिया तो 20 रुपए में थप्पड़ लगेगा। 20 रुपए में 1 लाख बनता है ना। क्यों नहीं जुड़ेंगे? 20 है? पहला थप्पड़ मारने वाला तैयार हो गया, वो एक पीछे बैठी। क्या कह रहे हो? लेडीज को जेल लेडी पुलिस भेजेगी? नहीं भेजेगी तो नहीं आएगा। तो अपने आदमी को तैयार करो कि यार थप्पड़। है? कर्जा उतर गया। 6 महीना अंदर रहो, सारे का सबका कर्जा उतर जाए। ऊपर से व्यवस्था का जो डर है वो खुल रहा है सारी पब्लिक का। कोई टेंशन खत्म यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम लड़ो बिंदास होकर के, हम खड़े हैं। जिस दिन ये अभी पहली हमारी 1000 लोगों की लिस्ट जारी होनी बाकी है अभी, क्योंकि वो 5-4 लोगों की फिर बेईमानी सामने आ जाती है, तो हम अंदर ही अंदर उनका पद्मा का इनको निकालो अभी फिलहाल। पहले जो बाद में जोड़ लेंगे, पहले ये 1000 लोग, हमारा पहला आदमी ऐसा सॉलिड होना चाहिए कि यार ये लोग जो है ना, इनके लिए मरने में भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो ये व्यवस्था हम ये व्यवस्था फिर गांव को दे देंगे ना। भाई तुम ये व्यवस्था अपने गांव में क्यों नहीं कर सकते? पहले मुझे ये बताओ, गांव में कितना नौजवान है? 5000 आदमी तो गांव में होता ही है ना। हर आदमी के जिम्मे एक चीज लगा दो, 20 रुपया हिस्से में आता है यार, 1 लाख बनने में 20 रुपया है। गांव की लड़ाई लड़ते हुए अगर जेल जाना पड़ता है तो एक आदमी को 20 रुपया लगता है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप सामूहिक जीवन जीना भूल गए हो, इसीलिए दिक्कत आ रही है। मैंने अपने गांव में पता किया, जब मेरे गांव की रिसर्च की मैंने, तो 44 करोड़ रुपया, 44 करोड़ रुपया 1 साल का इंश्योरेंस कंपनियों को प्रीमियम जाता है मेरे गांव से। मैंने बोला 5 साल में कितना दे लिया तुमने? 220 करोड़ 5 साल में। मैंने कहा कितने लोगों को फायदा हुआ? क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ में बीमा मिलता है। हमारे गांव में 5 साल में एक भी एक्सीडेंटल डेथ नहीं हुई, तो 220 करोड़ रुपया गया कंपनियों के पास।
मैंने बोला अब हम एक काम करते हैं, और बीमा कितना होता है? 10 लाख का, 5 लाख का, 8 लाख का। मेरे गांव में 1800 घर हैं। मैंने बोला तुम एक काम करो, एक्सीडेंटल डेथ या फिर घर में कमाने वाले की डेथ के नाम का 1000 रुपया अपने घर के गुल्लक में रखो महीने का। 1000 रुपया महीना कोई ज्यादा अमाउंट है क्या? कंपनी को नहीं देना, जनता सरकार मोर्चा को नहीं देना, देवेंद्र बल्हारा को नहीं देना, पुनीत को नहीं देना, बाबू भाई को नहीं देना, किसी को नहीं देना। 1000 रुपया आपने अपने पास रखना है, अपने अपने पास, सबने अपने अपने घर में 1000 रुपया महीना रखना है। बाय चांस किसी बंदे की डेथ हो गई और जो घर में कमाने वाला था उसकी डेथ हो गई, क्या 13वीं के दिन हम सब लोग अपने अपने घर से गुल्लक से 1000 रुपया निकाल के उसके घर दे के आ सकते हैं? यार उसका तो आदमी चला गया यार, 1000 रुपए देने में हमारी क्या दिक्कत, और वो बचाया हुआ हमने इसलिए था। तो एक आदमी 1800 घर हैं, 1000 रुपया महीना, 18 लाख रुपए का बीमा 0 रुपए इंस्टॉलमेंट में हो सकता है प्रत्येक व्यक्ति का। नहीं होता? अगर 13वीं के दिन 18 लाख रुपया उसके घर पहुंच जाए, वो अपने बच्चों को पढ़ा लेगा उसका परिवार? कमाने वाला आदमी चला गया तो क्या नहीं हो सकता? किसी कंपनी को इंस्टॉलमेंट गई, नुकसान किसी का हुआ? क्योंकि यदि आप वो 1000 रुपया देते हो तो आपका भी 18 लाख का बीमा हो रहा है, और आपने वो 1000 रुपया ऐसे ही नहीं दिया फ्री फंड में, किसी की जान गई है तो हमने सहयोग रूप में 1000 रुपया दिया है खाली। पॉसिबल है ये? प्रैक्टिकल सोल्यूशन है ये। कंपनियों को उसी दिन कितने लाख करोड़ रुपए का नुकसान होना चालू हो जाएगा जिस दिन आप ये कर दोगे। सिर्फ जगाने की तो बात है ना, सिर्फ जगाने की बात है। नंबर 2, सरकारी स्कूल की इमेज खराब है। किस वजह से? क्योंकि सरकारी स्कूल में मास्टर जी पढ़ाते नहीं है। नंबर 2, सरकारी स्कूल के टॉयलेट ठीक नहीं है। नंबर 3, सरकारी स्कूल में मिड डे मील मिलता है तो मां कहती है मेरा बच्चा वहां खाना खाने नहीं जाता है। अब मैं आप गांव वालों से पूछता हूं, मेरे गांव की इमेज खराब है, मुझे गांव का टॉयलेट ठीक करना है। गांव में 1800 घर हैं और मुझे उसकी टॉयलेट ठीक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कहूं तो 2.25 लाख रुपया लगता है। तो एक घर के हिस्से में मात्र 10 रुपए आते हैं। क्या आप देने के लिए तैयार हो? 100 रुपए आते हैं। 100 रुपए एक घर दे सकता है? 100 रुपए एक घर देगा तो टॉयलेट ठीक हो जाएंगे। जितनी चाहे संगमरमर की बना लो यार, है ना? वो तो क्योंकि हमने जिनको ठेकेदार बनाया वो खा जाते हैं, लेकिन जब गांव शामिल होगा फिर खाने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। गांव शामिल नहीं है इसलिए होता है। ठीक है बात? अब दूसरा सवाल ये हो गया। अब मैं गांव वालों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इमेज खराब होती है मिड डे मील की वजह से। हम एक काम कर लेते हैं गांव वालों, जितने लोग अपने बच्चों को आधी छुट्टी में घर पे खाना खिला सकते हैं, भाई घर में दिन में रहती है माँ जिनकी, भाई सुबह बना दो, दोपहर को रखी मिलेगी, खा के चला जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। घर में जो हमारे अनाज की बासी रोटी है, इवन जैसे हम बाजरे की रोटी बनाते हैं, तो बाजरा तो 3 दिन बाद भी खा लो बाजरे की रोटी को, तो 2 दिन बाद भी खा लो, वो खराब नहीं होती है बासी, और वो नुकसान नहीं करती है, उल्टा हाजमे को बेटर करती है। जब कभी आपको मैं बता रहा हूं, अगर जलन हो रही हो पैर पे, गैस्ट्रिक बनती हो, गैस बनती हो और आपको प्रॉब्लम होती हो, तो रात को बाजरे की खिचड़ी बनाओ या फिर दूसरे वाली खिचड़ी बनाओ और सुबह दही के साथ खा लो। सुबह दही के साथ 3 दिन में गैस्ट्रिक खत्म। रात की बासी रोटी सुबह पहली खा लो दही के साथ, आपकी गैस की प्रॉब्लम खत्म। तो ये मेडिसिन है बेसिकली। कहीं आप लोग ये सोचते हो कि ये बासी रोटी बच्चों को नहीं खिलानी चाहिए, ऐसा गलत लोगों को दिमाग में प्रचारित कर दिया। ठीक है? अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो लोग गांव में खिला सकते हैं वो ठीक है, बाकी के बच्चों के भोजन का इंतजाम हम लोग गांव के मंदिर में मिल करके गांव वाले कर लिया करेंगे। और मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैंने एक कैलकुलेट करके देखा है कि 1000 आदमियों का खाना अगर हमें खाना है और सामूहिक रूप से हो रहा है तो लाख रुपए के सामान में दौड़ के आराम से हो जाता है ना? क्यों? तो यहां पर अगर हम खाना खिला रहे हैं अपने स्कूल के बच्चों को, मुश्किल से 5 से 10 रुपया पर डे का हिस्सा में आएगा। 5 से 10 रुपया है?
अपना बच्चा तो खाना खा रहा है, अपना बच्चा ही खा रहा है अपने ही गांव के स्कूल में, और वो इस तरह का होगा कि कोई बाहर का आदमी भी आके खा रहा है तो आराम से खा सकता है वहां पर। आप बताओ इसमें तैयार कौन कौन हो सकता है? रेडी है ना सारा गांव? किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। आज प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या आई हुई है दोस्तों? विश्वास की, कि जो आदमी सामने से माइक पे बोल रहा है उस पर ट्रस्ट नहीं है लोगों को। हम यहां मोर्चे के लोग हैं इसलिए ट्रस्ट कर रहे हैं, इसलिए आप लोग हाथ खड़ा कर रहे हो। गांव में जाकर बोलोगे सबसे पहले कोई नहीं बनाता भाई, कोई नहीं खिलाता, सब पैसा खाने के लिए आते हैं, सब ऐसा कर, वो सब ऐसा बोलेंगे जब आप गांव में जाओगे। लेकिन वो कितनी बार बोलेंगे? आपको क्या लगता है कि जब हम पहली बार निकला होगा मैं 2016 में, तब मेरे ऊपर ऐसे ही ट्रस्ट करते होंगे लोग? देखा था ना, कोई ट्रस्ट नहीं करता था, क्योंकि ट्रस्ट करने का रिवाज ही नहीं था हमारे समाज में। इसके साथ क्या धोखा हुआ है ना हर बारी। तो अब वो धोखा हुआ है, उसको हमें इतना तो मतलब उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। यार उस बंदे के साथ धोखा हो रखा है, तो वो 2-4 बार अगर हमें गाली दे दे, 2-4 बार हमें बुरा सुना दे, हमको भला बुरा कह दे, हमें बुरा नहीं मानना है, क्योंकि वो किसको गाली दे? जिसने धोखा दिया वो तो भाग गया, और उसके पास कोई गाली सुनने वाला भी नहीं है। तो हम लोग ये मानकर चले कि जब समाज का काम करने चलेंगे तो शुरुआत में हमको खूब सारी गालियां पड़ेंगी। अपन घर से ही मान के चलेंगे, आज कहाँ चले, घर वाली बोले कहाँ चले, तो हमें को ये बोला गालियां खाने जा रहा हूं। अगर नया ट्रेंड ये बना ले हम गालियां खाने का, तो एक दिन तो आएगा ना जब गांव वाले ट्रस्ट करेंगे कि नहीं यार बंदा बात तो ठीक कह रहा है, इसकी सुनने में क्या जाता है। इतना सा सब्र अगर हमारे पास हुआ, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी मैंने 4 साल की इस यात्रा में एक चीज नोटिस किया, लगातार बोलते रहने का क्या फायदा हुआ कि मेरी आवाज जो है वो बहुत दूर तक चली गई, आसपास के लोगों तक। अब मैंने जिला वाइज मीटिंग करनी चालू करी है, तो मेरे पास हर जिले में 100 125 अब नए लोग आ रहे हैं, नए लोग। तो मैंने कहा कि मैं अगर एक मीटिंग करूं पूरे स्टेट की, तो आप लोग आओगे 50-50 लोग? तो वो सारे लोग तैयार हो गए। मैंने कहा जिले में से 50 लोग मुझे चाहिए, एक जिले से, और 22 जिले हैं मेरे पास, 1100 आदमी हो जाएगा ना? 1100 आदमियों की 3 दिन की मीटिंग करूंगा अभी मैं हरियाणा में बड़ी जल्दी। 1100 लोगों की 3 दिन की मीटिंग, और उसके बाद उनकी जिम्मेदारी लगाऊंगा। 7000 गांव हैं और 1000 लोग मान लेता हूं, 1100 को माइनस करके 1000 बोल देता हूं। 1000 लोगों में अगर 7000 गांव बांटने हो तो एक जने के हिस्से में कितने गांव आते हैं? 7 गांव ना। 7 गांव करना कितना मुश्किल है? 7 दिन अपनी जिंदगी के समाज को देना मुश्किल काम है क्या? हफ्ते में 1 दिन भी दो तो 7 हफ्ते में निपट जाएगा, और अगर 1 हफ्ता दे दो तो 1 हफ्ते में निपट जाएगा। यानी मेरा पूरे हरियाणा के 7000 गांव में हमारी बात लेकर पहुंचने वाले और वहां से टीम तैयार करने वाले योद्धा अब तैयार हैं, 2 महीने में तैयार हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए मैंने सब्र किया 4 साल तक, 4 नहीं 9 साल किया वैसे, पर मोर्चा बने हुए 4 साल अगर मान के चलो तो 4 साल इंतजार किया है तब के, कि कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई कुछ भी कहे हम बोलते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे। आप लोग आज बोलना चालू करोगे, आज अपनी यात्रा को शुरू करोगे, तो आपकी यात्रा के ऊपर यकीन करने वाले लोग आपको 3 साल बाद मिलेंगे। दुकान है किसी की आप में से, बिजनेस या दुकान कुछ भी हो, हाथ खड़ा करो। अब आप दुकान वाले क्या बोलते हैं, लाला जी आपके पिताजी से ली थी क्या आपने दुकान? आपने करी थी। तो दुकान जब हम खोलते हैं तो किसी ने अपने पिताजी से भी ली थी? नहीं, सबकी अपनी है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, जस्ट आपने सुना भी होगा पहले, कि कोई भी बिजनेस का प्रोबेशन जो पीरियड है वो 3 साल का मान के चलते हैं। गलत है कि सही है? सही है ना? कि 1000 दिन, 1000 दिन, हाँ, तो 1000 दिन होता है। अपने तो 1000 दिन अभी हुए, आज ही 26 तारीख को हुए हैं। 1000 दिन अगर हो गए
और आपने 1000 दिन तक उस दुकान में लगे हुए जो आपका खर्चा है और वो निकालना चालू कर दिया और उसका खर्चा भी नहीं निकले, मतलब आप ये मान के चलो कि आप दुकान से नहीं ले रहे हो अगर, तो ये मान के चला जाएगा कि अब ये दुकान कभी मार नहीं खाएगी। बहुत सारे लोग जो भी दुकान खोलते हैं लगभग 3 साल से पहले पहले वो अपनी दुकान बंद करके चले जाते हैं, क्योंकि उनमें इतना सब्र नहीं होता। उन्होंने जो सोचा होता है कि यार इसकी मार्केट बहुत है, हम ले लेते हैं। नया ग्राहक जो है ना, नई दुकान पे जाना ही चालू नहीं करता है। मान लो किराने की दूसरी दुकान खुल जाए ना, तो पहले वाले दुकानदार को नहीं छोड़ता है वो, चाहे वो कितनी ही चमकीली हो। 3 साल तक लगातार देखता रहे देखता रहे देखता रहे, और जिस दिन उस दुकानदार के पास सामान नहीं मिला उस दिन वो पहली बार कदम टेकता है। इसीलिए दुकानदार कभी ये नहीं कहता मेरे पास सामान है नहीं, चाहे उसे दूसरी दुकान से लाके देना पड़े, क्योंकि उसको मालूम है कि दुकानदार ग्राहक को अगर वहां जाने की आदत पड़ गई तो वो सीधा वहीं चला जाया करेगा। ये कितना कमाल की चीज है कि आप सब लोग जब समाज का काम करने के लिए इस मुद्दे पर बाहर निकलोगे तो आपका इंतजार भी 3 साल का रहेगा। हाँ, हमने जो मेहनत की है पिछले 4 साल 5 साल 9 साल 2016 से मैं निकला हूं, उस मेहनत को, उस क्रेडिबिलिटी को मैं आपको दे सकता हूं, क्योंकि मुझे देखते हुए लोगों को 9 साल हो गया है, आप लोगों को भी 4-5 साल हो गया है। तो भाई अभी तक अगर ये खरा है तो आगे भी चांस है कि ठीक ठाक निकलेगा बंदा। तो आप लोग, जैसे आपने भरोसा किया है वैसे ही गांव भी भरोसा कर सकता है। तो संगठन के साथ चलने का हमको फायदा है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि शुरुआत में अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए आप संगठन का फायदा उठाओ। संगठन का जो नाम है, संगठन का जो मेहनत की है, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी है उसको लेकर चलो, और अगर नहीं है तो संगठन की क्रेडिबिलिटी को ले लो और शुरुआत करो, और फिर कुछ दिनों के बाद संगठन से मुक्त हो जाओ। बहुत से लोगों को अपना संगठन बढ़ाने में दिलचस्पी होती है। मेरे को तब मजा आता है जब कोई आदमी संगठन में जुड़ता है, यहां से जो कुछ चाहिए वो ले लेता है और फिर उसके बाद बाय बाय कर देता है, अपना काम खत्म। अभी अपने आप कैपेबल हो गया ना। सर अभी आपके साथ में ऐसा ही हो रहा है कि जैसे आपसे यहाँ पे जो रुपये का मुद्दे से लोग सीख जाते हैं, अभी एक अपने ललित करके ऐड हो गए थे, ललित जी करके। एक नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत है। एक का नाम तो मुझे पता था, ऐसे बहुत हैं जिन्होंने यहाँ से मुद्दे को समझा और फिर उन्होंने दुकानदारी चालू करी। ऐसे भी बहुत हैं जिन्होंने यहाँ से मुद्दे को समझा और इंडिपेंडेंट काम चालू किया। जिन्होंने दुकानदारी चालू करी वो दोबारा कभी नजर नहीं आए मोर्चे में, और जिन्होंने अपना इंडिपेंडेंट काम शुरू किया उनके साथ हम खड़े हुए। मतलब उनसे हमको कोई नाराजगी नहीं है, उनसे हमको कोई गुस्सा नहीं है, हम चाहते ही हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि देखो, अगर आप सारे लोग जनता सरकार मोर्चा का नाम लोगे तो इल्जाम हम पे ही आएगा, ये तो बलारा की बात कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं उसका। आप सारे लोग जितने खड़े हो 150 संगठन बना लो, आप करो मैं फलानी मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको मैं फलानी मतलब इस संगठन का इस है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाओ और आप कहो अपनी इंडिपेंडेंट आवाज में सेम बात कहो, फिर समाज क्या सोचेगा, यार ये वाला आदमी भी यही बोल रहा है, ये भी यही बोल रहा है, और वो मोर्चे वाले भी यही बोल रहे हैं, बात ठीक ही होगी है सबकी बात। फिर वो अलग लोगों की बात ठीक हो रही है, फिर उनके पास अलग एंगल से आ रहा है। अगर आप भी जनता सरकार मोर्चा का ही नाम लोगे तो नुकसान है समाज का, वो एक ही व्यक्ति का नाम आएगा खाम खाई। ये तो बलारा वाली बात कर रहा है, अपन बलारा वाली बात को काटो ना, बलारा को बीच से निकालो, बात समझ में आनी चाहिए ना गांव वालों को। तो हमारा जो मेन मकसद है, और फिर अगर आप बलारा वाली बात कहोगे, मोर्चे का नाम लोगे, तो मोर्चे का तो सरकार का एजेंसी की नजर आएगी कि ये मोर्चा कितना बड़ा है, कौन कौन लोग हैं। और अगर आप अपने संगठन की बात करोगे तो आपके संगठन बोलेंगे इसका संगठन कितना बड़ा है, किसका संगठन तो इतना बड़ा, 50-100 लोग हैं, चल छोड़ रहे हैं, कौन पूछता है इसको। फिर कोई टेंशन नहीं है सरकार सिस्टम को भी आपसे कि 50-100 लोग हैं, ये ऐसे ही अपना भौंकते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन कोई ये नहीं पता है कि पेनिट्रेशन कितने लेवल तक हो रहा है हमारा अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, पूरे समाज में हम लोग घुसते चले जाएं, जड़ों में, नीचे 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 नीचे। ये रास्ता बहुत बड़ा, मतलब बहुत बहुत प्रभावशाली है और बहुत शानदार है। भाई जिनको नाम चाहिएगा, पद चाहिए, आप लोगों से इकट्ठा करके आपका फायदा उठाना होगा, उसी आदमी को तो अपना नाम चमकाने की चिंता है। जिसको काम की चिंता है कि काम होना चाहिए यार, किसी नाम से हो जाए, उनको क्या दिक्कत है आप क्या नाम लेके यूज कर रहे हो। तो हमको कोई दिक्कत नहीं है आप किस नाम से काम करते हो, आप किस संगठन से हो, आप कैसे हो। जैसे वो अनूप मंडल वाले हैं हमारे साथी आए हुए ना, वो बोलते होते हैं कि आप हमारा ही काम कर रहे हो, है असल में तो हम उन्हीं का काम कर रहे हैं। इस षड्यंत्र को वो लोग बोलते बोलते थक गए, उनको कोई सुनता नहीं अनूप मंडल वालों को। क्यों? अनूप मंडल वाले क्या करते हैं, बाप जी ने जिस भाषा में बोला है वो उसी को मतलब रिपीट करते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं, बाप जी की भाषा बोल रहे हैं। होना क्या चाहिए था, मौजूदा हालात के हिसाब से हमें बाप जी की बातों को आज के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहिए था। वो गलती कर गए वो, तो इसीलिए उनका काम हम कर रहे हैं, क्योंकि हम बात वही बोल रहे हैं जो बाप जी कह के गए हैं, लेकिन हम मतलब नया फ्लेवर, आज का फ्लेवर लगा के बता रहे हैं। जो बाप जी कह के गए कि हमको अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, हम कह रहे हैं हम अपना इस तरह का व्यवस्था हम जो बना रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप किसी आर्य समाजी से पूछोगे, उसको भी ये लगेगा कि हम लोग उनकी बात कर रहे हैं। आप पूछोगे ना, तो अब उनको लगेगा यार ये बात तो वही सिद्धांत की, प्रकृति की, सत्य की, उन्हीं की बात कर रहा है। तो आर्य समाजी को लगता है कि ये हमारा काम कर रहा है। और कोई दूसरा गुरुकुल वाला है, वो हम गुरुकुल का जिक्र ही कर रहे हैं, गुरुकुलीय व्यवस्था का भी हम जिक्र कर रहे हैं। गांव की परंपरा को बनाने का जो जैन साधुओं का जो सपना है, हम उसकी बात भी कर रहे हैं। आर्यग्राम बनाने की वो बात करते हैं कि गांव की आधारित व्यवस्था होनी चाहिए और मशीनों पर कम से कम हम लोगों को निर्भर रहना चाहिए, उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो वहां उनकी भी बात हो रही है। आप बिना किसी की परवाह किए कि चिंता ना करो कौन क्या कहेगा, सत्य की बात करो, हम बुद्ध की भी बात कर रहे हैं। हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा हमको करनी है और हम अपने इसकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, तो हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी बात कर रहे हैं। हम अपने रुपये को, भारतीय परंपरा को, भारतीय रुपये को जिंदा करना चाहते हैं और रुपये का शासन चाहते हैं, डॉलर का नहीं चाहते हैं, तो हम सुभाष चंद्र बोस की भी बात कर रहे हैं। हम सबको बराबर समान अधिकार देने की बात करते हैं, तो तब लगता है कि ये तो भगत सिंह वाली बात भी है कि पूंजीवाद से पीछा छुड़ाने की बात कर रहा है, तो ये भगत सिंह की बात भी कर रहा है। तो हम समाज के किसी तबके को छोड़ने की बात कर ही नहीं रहे हैं। हम समाज के ऐसे कि भैया हम लोग ही सत्य हैं, इस बात को भी हम लोग सबसे आगे नहीं अड़ा रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि आप गुजरात में हैं, मैं हरियाणा में बैठा हूं, ना मैं रोज रोज यहाँ आ पाऊंगा, ना आप लोग रोज रोज यहाँ आ पाएंगे, पर जहां आप हैं वहां रहकर क्या किया जाए, इस तरह की व्यवस्था तो आप कर ही सकते हो ना, है ना। तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि भाई आप जहां हो वहां रहते हुए आपको लोगों को जगाने का प्रोसेस कंटिन्यू करना पड़ेगा। और इसके अलावा मुझे कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ज्ञान युद्ध में ज्ञान ही इंपॉर्टेंट है। और ज्ञान जो है वो बताने से नहीं आता। यहां जो मैं खड़ा हूं, यहां जो मैं आपको दे रहा हूं, ये जानकारियां हैं, ये इंफॉर्मेशन है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान अपने आप आता है। वो अपने आप आए, इसके लिए हमें अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को एक लय में, एक सुर में लाना पड़ेगा। उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, तो ज्ञान आ जाएगा। करना क्या है वाला। तो अब इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। अगर हमने गांव की एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात कर लिया, पॉसिबिलिटी है ऐसा स्कूल बनना। देखो, यदि आपको जानना है कि ऐसा स्कूल कैसे बनेगा, आपके गांव में कैसे बनेगा, आप अपने बच्चों के लिए कैसी शिक्षा आपको चाहिए और वैसे शिक्षक कैसे तैयार करने पड़ेंगे, तो आपको वो एजुकेशन वाली ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर उसके अलावा और तो कोई नहीं आदमी इस पर बात कर रहा है।
वो एजुकेशन की ट्रेनिंग एक बार आपने कर ली और उसके नोट्स वैसे बना लिए जैसे मैं कह रहा हूं, आपकी 80% समस्याएं बच्चों को लेकर ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएंगी। आपने उस पर काम करना चालू कर दिया तो 20% जो रह गई वो सामूहिक है, वो आप अकेले कभी भी दूर नहीं कर सकते। जो 20 से 30% समस्या बचेगी ना, उसके लिए आपको समूह की, समाज की ही आवश्यकता पड़ेगी। उसी के लिए हम लोग फिर इकट्ठा हुए हैं कि जो परिवार के लेवल पर आप ठीक कर सकते हो वो आप कर दो, बाकी जो समाज के लेवल पर करना होगा उसके लिए तो हम इकट्ठे हो ही रहे हैं। तब आपको और समाज भी इसी रास्ते पर जगाना पड़ेगा। वो पुनीत भाई के पास है ऑलरेडी, ग्रुप में वो डाल देंगे। आपने वो सारी ट्रेनिंग यहां से जाने के बाद खुद भी करनी है और अपने लाइफ पार्टनर को भी करानी है। जो भी 18 साल से ऊपर का बंदा आपके घर में है उस ट्रेनिंग को कर ले। ये समझो उसकी जिंदगी की, मतलब चाहे रिलेशनशिप को लेकर, फैमिली को लेकर, बच्चों को लेकर, माँ बाप को लेकर, भाइयों को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं उनमें से 80% का सोल्यूशन आपको उस ट्रेनिंग में मिलेगा। सबको जितनी प्रॉब्लम्स है सब दिया उसमें, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ उसको सुनना है। नोट्स कैसे बनाने, कैसे भेजने, सब दिया हुआ उसमें। 13 नहीं, अब एक हमने उसको 13 को घटा के हमने 11:15 की बना दी है। 10 घंटे 50 मिनट के आसपास की बना दी है। हाँ, 11:15 की है तो उसको बना दिया है। वो करके देखो आप, वो आपको सब कुछ मिल जाएगा उसमें। हमारा गांव है, यदि समझ लो कि 150 घर का गांव है, तो स्कूल कहाँ से लाएंगे सर? सरकारी स्कूल तो बंद हो गया हूँ, अगर वो व्यवस्था टीचर होती है, स्कूल का ढांचा कैसे मिलेगा? देखो, आपने कहा सरकारी स्कूल बंद हो गया, सरकारी स्कूल की जमीन वही है, ताला ही तो लगा हुआ है, ताला ही तो खोलना है। स्कूल की जमीन किसकी है? वो नहीं पता है, गांव वालों की जमीन है। अगर वो सरकार ने अपने नाम कर रखी है, वापस ले आओ, क्लेम कर दो। कैसे लाना है तो बताएंगे ना, तभी तो इकट्ठे हो रहे हैं। और किस लिए हो रहे हैं? मैं अपने गांव की नहीं ला पाया हूं अब तक तो। आपको इकट्ठा करने का पीछे यही पर्पज है कि आपके वाले गांव की भी बचानी है, मेरे को अपनी भी तो बचानी है भाई। इकट्ठी बचाएंगे, चिंता ना करो। वो पहले देख तो ले कि इतने लोग हो गए हैं कि यहाँ से ऐलान का कुछ होगा। अभी तो गांव वालों को बोल करके अपना ताला खुलवा के अपने बच्चों को वैसे कर लेंगे। पहले तो गांव वालों को इस बात के लिए तैयार करना होगा। देखो, आज बोलना चालू करेंगे ना अपने गांव में कि अपना स्कूल होना चाहिए, अपने टीचर ले आएंगे, इतने दिन में तो अपने ले आएंगे, साल 2 साल बोलते रहो। साल एक के बाद में ना, 2 साल के बाद कोई ना कोई आदमी ना आपको गांव वाला ऐसा बोल देगा, करता कुर्ता कुछ है नहीं, सारा दिन बोलता बोलता रहता है। उस दिन आपकी नंबर आएगा, अब आया ना उस पहाड़ के नीचे। उस दिन बोलने मैं क्यों करूं, मेरा काम थोड़ी ना है ये, मेरे को स्कूल से कुछ कमाना थोड़ी है, मेरे को क्या निकालना है स्कूल से? जितना मेरा काम है उतना ही तेरा भी तो है, जितना तेरा है उतना इसका भी तो है, उतना इसका भी तो है। ये क्यों नहीं आते हैं? आप बात तो करो कम से कम, क्योंकि रिएक्शन आ जाए बस किसी का। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ सोशल मीडिया में ना, अगर कोई आदमी हमको दे रहा है, देखो कोई लॉग प्रोफाइल वाला या जिसके प्रोफाइल में भगवान की फोटो है या ऐसा कोई है, वो ऐसा कोई व्यक्ति है, वो तो किराए का है, उसकी तो फालतू चिंता करनी नहीं होती, ठीक है, वो तो बीजेपी IT सेल का आदमी होता है। अदरवाइज कोई व्यक्ति अगर सच में असली प्रोफाइल है उसका और वो अपने सोशल मीडिया पे कुछ लिखता है और वो हमारे कमेंट में हमें नेगेटिव लिखता है, तो उस दिन हमारे को बहुत मजा आता है कि इस आदमी ने अगर नेगेटिव बोला है ना, मतलब आदमी सोचता है। अभी अगर उस एंगल से सोच रहा है, जिस दिन इसको ये वाला एंगल दिख गया उस दिन ये इस एंगल से सोचेगा। अगर सोच भी रहा है और बोल भी रहा है, ऐसा ही आदमी तो चाहिए बोलने वाला ही। तो विरोधी जो है वो सबसे प्यारे लगते हैं हमको, ठीक है ना। उनका तो ये लगता है हाँ ये आया बढ़िया, फिर मैं जान के उसको थोड़ा सा और मतलब ऐसे बात बोल देता हूँ कि उसको और चिंगरी सी लगे और लिखे वो कि लिख एक बारी खुल के देखते हैं कितना आएगा तो देख। तो उनके साथ विचारों के साथ हम खेलते रहते हैं। यही काम आपको गाँव में करना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है। जिस दिन करने की बारी आएगी, अभी हम बोल रहे हैं ना, खाली हम बोल ही रहे हैं, और कुछ लोग तो बोलने लग गए, बोलता रहता है कुछ करता है। क्या करना है? करना क्या है? अगर मेरे मरने से आपकी समस्याओं का समाधान होता हो, लोग कल ही करते हैं बलिदान अपना, और अगर करने से होगा तो मेरे करने से क्या होगा?